हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालाइजर जीएस। दिस इज पार्ट सेकेंड ऑफ फरवरी करंट अफेयर्स। जैसे हमने देखा था जनवरी को हमने तीन पार्ट में किया था पार्ट 1 एंड 2 एंड 3। पार्ट 1 एंड 2 कंसेप्ट भी देखे थे हमने, कुछ फैक्ट्स भी देखे थे। पार्ट 3 कंसेप्ट कंप्लीट फैक्ट देखा था, क्योंकि आपको पता है ना बीपीएससी ने करंट अफेयर्स का पैटर्न वन लाइनर से शिफ्ट कर दिया, बट कंप्लीट शिफ्ट नहीं किया है। अभी ट्रांजिशन फेज में है, तो वो कुछ फैक्ट्स को भी डाल रहा है, वो कुछ कंसेप्ट्स को भी डाल रहा है। तो उसको पीवाईक्यू को देखते हुए जैसे वो अपने ट्रांजिशन कर रहा है, उसी तरह हम पढ़ा भी रहे हैं। जैसे पार्ट 1 और पार्ट 2 कंसेप्चुअल प्लस फैक्चुअल है, एंड पार्ट 3 फैक्चुअल है। और फरवरी का पार्ट आपने देख ही लिया, फरवरी का पार्ट 1 आपने देख ही लिया होगा। ये पार्ट 2 है जो आज आपको दिखेगा। आज आप पार्ट 2 को देखोगे इस लेक्चर में। जैसे हमने कहा था कि जनवरी टू सितंबर हम कंप्लीट करेंगे आपको इसी मॉड्यूल को। जो जनवरी टू सितंबर का मॉड्यूल है ना, वो इसी तरह डिजाइन रहेगा। पहला 2 लेक्चर कंसेप्चुअल प्लस फैक्चुअल, तीसरा लेक्चर कंप्लीट फैक्चुअल रहेगा, जिसमें वन लाइनर्स होंगे, क्योंकि अभी ट्रांजिशन फेज में है। जैसे ही आपका डेट आ चुका है 17th ऑफ नवंबर आपका डेट आ चुका है। सो गाइज गेयर अप। करंट अफेयर्स को भी करना है, बट ये याद रखना आप कि आप कंप्लीट फोकस करंट अफेयर्स पे मत कर देना, क्योंकि आप 30 क्वेश्चन का करंट अफेयर्स क्या आएगा ना, तो आप अगर कुछ भी नहीं पढ़ के गए या आप सिर्फ अवेयर हो तो आप भी 12 से 13 क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है, राइट। और अगर आप पढ़ के गए हो तो 15 से 16 क्वेश्चन बना लोगे। अब बहुत प्रो वर्जन में चल रहे हो तो आप 22 से 20 में बना सकते हो। तो हम लोग इसको टारगेट कर रहे हैं, इसके बीच रहेंगे। 30 में 30 तो आप बना ही नहीं पाओगे। तो आप इस चक्कर में स्टैटिक को मत भूल जाना। आप ये याद रखना कि आपका सिलेक्शन स्टैटिक ही दिलाएगा, किसी भी हाल में आपका सिलेक्शन स्टैटिक ही दिलाएगा, क्योंकि स्टैटिक ही आपका कट ऑफ पार कराएगा। करंट क्योंकि सब्जेक्ट है, एज ए सब्जेक्ट है, वो 30 क्वेश्चन आता है तो हमें पढ़ना है, बट ये नहीं कि दिन भर करंट ही पढ़ना है। आप मेरे वीडियोस पे रिलाई कर सकते हैं। इसको आप 2x में 4 बार 5 बार जितनी बार रिवीजन करते हैं, 2 बार मिनिमम टाइम्स रिवीजन करके जाइए। आप 15 से 16 या 20 से 22 के रेंज में होंगे आप। बट अब 30 तो मैं भी नहीं करा सकता भैया आपको, 30 तो मैं खुद नहीं कर सकता, 30 मैं करा भी नहीं सकता, इसलिए मैं ज्यादा फेक आपको प्रॉमिस भी नहीं करूंगा। 15 से 16 या 20 से 30 के रेंज में रहोगे आप, और ये सफिशियंट होता है। ये एवरेज से ऊपर है। एवरेज बच्चे 15 क्वेश्चन करेंगे, 15 12 13 ऐसे करेंगे। आप 20 भी कर रहे हो या 22 भी कर रहे हो तो बहुत ज्यादा है ना। आप 7 नंबर का वेटेज यहाँ पे लेके आ रहे हो। सिर्फ आपको कितने वीडियोस देखने पड़ रहे हैं? 8 मंथ्स के इंटू 3 24 वीडियोस देखने पड़ रहे हैं। 2x कितने? 3 बार। तो आप इतने में अगर आप 7 नंबर का एज मिल जा रहा है तो बहुत ज्यादा है भैया। कोई एक 400 पन्ने का बुक पढ़ता है तब 4 क्वेश्चन आता है, तब उसके लिए लोग मेहनत करते हैं। तो आप 4 वीडियोस नहीं देख सकते क्या? आप 3 वीडियोस एक मंथ के नहीं देख सकते आप? 2x में कहीं जा रहे हो, आप लगा दो 2x में, देख लो। आप मेरे वीडियोस पे रिलाई कर सकते हो, और मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा एग्जाम के बाद। मैं ऐसे ही फेक प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, मैं स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा, क्योंकि मैं जितना भी क्वेश्चन मैंने बनाया है ना, ये सब पीवाईक्यू से लिया हुआ है। पीवाईक्यू के बेसिस पे कि वो क्या इंपॉर्टेंट है, मैं भी आगे भी दिखाऊंगा आपको, उसी के बेसिस पे लिया हुआ है। इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट से बोल रहा हूं कि ये आएगा, इसी पैटर्न पे आएगा, और बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज आएगा तो फिर किसी का नहीं आएगा, फिर किसी को भी नहीं आएगा। बट पीवाईक्यू को देखते हुए, उस भरोसे से हमने ये सीरीज बनाया है कि ये पैटर्न तो फॉलो करेगा बीपीएससी। तो उसी बेसिस पे हम पढ़ा रहे हैं, उसी बेसिस पे टॉपिक का भी सिलेक्शन हो रहा है, उसी बेसिस पे आपको गाइडेंस भी दिया जा रहा है, उसी बेसिस पे आपको इन्फॉर्मेशन भी शेयर किया जा रहा है। हम कुछ रैंडम नहीं पढ़ा रहे हैं। चलो तो आप शुरू करते हैं। बहुत हो गया बकवास, बहुत हो गया डिस्कशन, लेट्स स्टार्ट। आज हम करेंगे, आज के टॉपिक्स में राइसीना डायलॉग के बारे में करेंगे हम। सॉरी आज के राइसीना डायलॉग, ग्लोबल पल्स कॉन्फ्रेंस, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के बारे में देखेंगे, गगनयान मिशन जो इतना ज्यादा हाइप है और फेमस है उसके बारे में देखेंगे, ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक रिपोर्ट के बारे में देखेंगे, मिशन एसिपाइटिस के बारे में देखेंगे, रोडामाइन बी के बारे में देखेंगे, फिर निसार मिशन, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, स्टेटस ऑफ लियोपार्ड एंड इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। उसी तरह हम देखेंगे बिहार में क्या देखेंगे हम? अमिताभ यश के बारे में, सदन सम्मान बुक, सिमरिया धाम, 70th नेशनल स्कूल गेम्स चैंपियनशिप, डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो 2024, संगीत नाटक एकेडमी एंड ग्लूकोटाइन, इनके बारे में हम देखेंगे आज के डिटेल में। तो आज को देखने से पहले लेट्स रिवाइज जो हमने पार्ट 1 में किया था फरवरी के करंट अफेयर्स में। कुछ याद है भैया? यूनिफाइड पेमेंट सर्विस क्या था? श्रीलंका प्लस मॉरिशस, याद करो भैया। और भी कंट्रीज के नाम बताए थे मैंने आपको, याद करो। स्वाति पोर्टल, स्टेम को बढ़ावा देने के लिए प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर किसने निकाला था? टू द पीएम, इसने निकाला था। स्टेम को बढ़ावा देने के लिए स्टेम में जितने भी ब्रांचेस हैं, इसमें वुमेन जितने भी हैं, उन्होंने जो अचीवमेंट किया उसका एक पोर्टल बना के रखा जाए, ताकि आगे जो वुमेन है उनको एक डायरेक्शन मिले और वो रिसर्च के फील्ड में आगे बढ़ सकें। जिगर ठंडा, ये किसने किया था? आईआईटी कानपुर, याद करो। इंडिया फर्स्ट हाइपर वेलोसिटी टनल बनाया था। नागोया प्रोटोकॉल, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, याद है भैया कुछ? फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, ये कहां हुआ था? जापान में हुआ था।
यूरोपियन यूनियन का क्लाइमेट टारगेट इन्होंने क्या कर दिया है 2040। 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस ये कहाँ हुआ था? पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। याद करो भैया, याद करो, रिवाइज करो जाके 2x में देखो भैया वीडियो को। डिजिटल फ्यूचर स्किल समिट कहाँ हुआ था? ये गुवाहाटी में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुवाहाटी में। CMS COP19 कंक्लूड्स इन समरखंड। COP13 कहाँ हुआ था? ये भी बताया था मैंने। COP13 कहाँ हुआ था? इंडिया में। ई जागृति पोर्टल ये किससे रिलेटेड था? याद करो भैया, ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने निकाला था ताकि टेक का यूज किया जाए आपको जागरूक करने के लिए, ताकि टेक के सॉल्यूशन से ताकि वो एफिशिएंट यूज कर सके। इनॉग्रेशन ऑफ बापू टावर, लार्जेस्ट बापू टावर इनॉग्रेट किया गया था। कहाँ पे? कॉपर का बना हुआ है, गर्दनी बाग में, गर्दनी बाग पटना में। स्वदेश दर्शन पोर्टल, इसमें कितने जिले को जोड़े गए थे? बिहार के चार प्लेस को उसके स्कीम में लाया गया था। गया, नालंदा, उसके बाद आपका पुनरिया धाम और एक था विक्रमशिला। चीफ मिनिस्टर चौर डेवलपमेंट स्कीम ये किससे रिलेटेड है? फिशरी सेक्टर से। कोसी को क्या मिला? कोसी को वाटरवे 58 में इंक्लूड किया गया। किसमें? वाटरवे 58 किसके द्वारा? इनलैंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। याद करो भैया। पावर प्लांट पीपरपंती में डेवलप हुआ। नेशनल गवर्नमेंट काउंसिल, इसमें बिहार का रैंक कितना है? 18th। कितना मिनट लगा मुझे रिवीजन करने में? 3 से 4 मिनट लगा होगा भैया। आप इसको रिवाइज करो, क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे, इसी टाइप के बनेंगे। अगर आप इतना भी करके जाते हो ना, आप बेयर मिनिमम से ऊपर हो, आप स्टैटिक पे फोकस कर सकते हो, आप करंट पे रिलाई करके कर सकते हो हम पे, और स्टैटिक पे फोकस कर सकते हो। आपके क्वेश्चंस यहाँ से टिकेंगे ही टिकेंगे। आप देख लेना एग्जाम में किसी ना किसी वे में। मैंने जो रेंज बताया उस पर तो आएंगे ही आएंगे। और आपने भी कहीं सुना होगा, आप देखते ही होगे कि बीपीएससी ऐसा क्वेश्चन सेट करता है, कितना भी पढ़ के जाओ आपको नहीं पता होगा वो चीज। वो कहीं आपका किसी जगह दिया होगा, वो कहीं आपने सुना होगा, कहीं गूगल में देखा होगा, कहीं इंस्टाग्राम में देखा होगा, कहीं कुछ देखा होगा रिकॉल। तो वो रिकॉलिंग आपको उस वक्त वहां अगर आपने देखा है तो वो वहां पहुंचा देगा आपको। बट जो चीज आपने नहीं देखा, ये इन सब चीजों को आप देख के जाओ। आपके 10 से 15 क्वेश्चन से लेकर के 20 क्वेश्चन तक का रेंज है ये, याद रखना आप। 10 से लेकर 20 क्वेश्चन का ये रेंज है। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन तो आप कहीं सुने होगे, देखोगे, उससे बनेगा। वो बीपीएससी को भी नहीं, मतलब हमें भी नहीं पता वो क्या किस टाइप से क्वेश्चन आएगा। तो आप इसलिए बार बार रिवाइज करो। जितनी बार रिवाइज करोगे ना, आपको कुछ नहीं करना भैया। वॉक पे जा रहे हो 2x पे लगा दो, आप कुछ कर रहे हो 2x पे, खेल रहे हो 2x पे लगा रहे हो, खाना बना रहे हो 2x पे लगा दो, या आप कुछ भी कर रहे हो XYZ कोई भी काम कर रहे हो जो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, आप वहां लगा के बस सुनना ही तो है भैया। इतनी बार सुन लो कि वो आपको मतलब दिमाग में बैठ जाए। तो शुरू करते हैं। आज का हमने बता दिया कि हम रायसीना डायलॉग, ग्लोबल पल्स कॉन्फ्रेंस ये सब बता दिया। तो आज का शुरू करते हैं करंट अफेयर्स, दैट इज हम रायसीना डायलॉग। अब रायसीना डायलॉग के बारे में पहले कुछ जान लो। ये क्या है ना भैया, ये एनुअल मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस है। क्या है? एनुअल मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस है। ये कब शुरू हुआ था? 2016 में। इसको ऑर्गेनाइज कौन कराता है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स प्लस ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF एक फाउंडेशन है जो इंटरनेशनल रिलेशंस को देखता है, उसके रिलेटेड रिसर्च करता है वो, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स 2016 में पहली बार एनुअली मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराए थे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इसका 9th एडिशन था। कौन सा एडिशन था पूछ लेगा भैया, रायसीना डायलॉग का कौन सा एडिशन था? ये 9th एडिशन था। ये आप याद रखना। इसमें कौन थे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पार्ट लिया था। और चीफ गेस्ट कौन थे? याद रखना, चीफ गेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चीफ गेस्ट कौन थे? PM ऑफ ग्रीस। कौन थे? PM ऑफ ग्रीस। इनका नाम याद रख लेना, कायरोकोस मिथाटोकोसिस, ये याद रखना। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीस कौन थे? कायरोकोस मिथेस्कोस, ये देख लेना भैया नाम, IS, ठीक है। ये कौन थे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीस। इन्होंने क्या किया था? 9th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग में पार्ट लिया था। अब कुछ चीज और इंपॉर्टेंट, लेट मी रब इट सो दैट आई कैन टीच यू इन अ बेटर वे। ओके, अब तो भैया ये पता चल गया 9th एडिशन है। किस कौन था? PM ऑफ इंडिया प्लस ग्रीस के PM चीफ गेस्ट थे। किसके? रायसीना डायलॉग के। 2016 में शुरू हुआ था। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स प्लस ORF रिसर्च फाउंडेशन, मतलब ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। तो भैया ये इसका थीम तो पक्का कुछ होगा। अब थीम सुन लो, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम है चतुरंग, मतलब 4C। ये कौन कौन से हैं भैया? कॉन्टेस्ट करना है हमें। पहले कॉन्फ्लिक्ट से बचना है, कॉन्टेस्ट करना है, प्लस कॉपरेट करना है, प्लस क्रिएट करना है। 4C याद रखना। क्या थीम था? चतुरंग। 4C क्या था? कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कॉपरेट एंड क्रिएट, ये याद रखना। और एक चीज याद, आपको पता चल गया 9th एडिशन PM ऑफ इंडिया एंड ग्रीस। थीम क्या था? चतुरंग, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कॉपरेट एंड क्रिएट, राइट। अब हम आपको एक चीज बताते हैं।
ये जो जितना भी कन्वर्सेशन था ना, ये 6 थीमेटिक पिलर्स पे ऑर्गेनाइज था। 6 थीमेटिक पिलर्स राइट। कौन से पिलर्स थे भैया? एक टेक फ्रंटियर, पीस विथ प्लैनेट, वॉर एंड पीस, डीकोलोनाइजिंग, मल्टीलेटरलिज्म, उसके बाद पोस्ट 2030 एजेंडा एंड डिफेंडिंग डेमोक्रेसी। ठीक है। कौन से 6 थीमेटिक पिलर्स थे? एक था टेक फॉर इंडिया, एक पीस विद द प्लैनेट, वॉर एंड पीस, डीकोलोनाइजिंग, मल्टीलेटरलिज्म, पोस्ट 2030 एजेंडा एंड डिफेंडिंग डेमोक्रेसी। आपको लग रहा होगा भैया ये मुझे क्यों पढ़ा रहे हो? ठीक है, आपको ये लग रहा होगा ना मुझे क्यों पढ़ा रहे हो। अब मैं आपको दिखाता हूं मैं क्यों पढ़ा रहा हूं। क्योंकि हम लोग का सीरीज का क्या नाम है? PYQ to FYQ। हम ऐसे ही कोई क्वेश्चन नहीं लाते। आप देख लो, ये है बिहार हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का पेपर। ये मेरे ख्याल से अगस्त में ऑर्गेनाइज हुआ है, ये अगस्त 2024 में ऑर्गेनाइज हुआ है। Which of the following issues is not discussed in the recently concluded 50 G7 summit? जो पुगलिया इटली में हुआ ना, पुगलिया इटली में, held from इतना टू इतना जून इन इटली। ये जो ऑर्गेनाइज हुआ था समिट में, इसमें किस टॉपिक पे डिस्कस नहीं हुआ ये आपको बताना था। इसका आंसर UN रिफॉर्म्स होगा। किस टॉपिक पे डिस्कस नहीं हुआ ये आप बताओ। ये टॉपिक आप मतलब आप पढ़ के चले गए कि 50 समिट हुआ, इंडिया ने भी पार्ट लिया, G7 समिट था, 50 नंबर का था, ये इटली में हुआ, इतना पढ़ के चले गए। आपने अगर इसका डिटेल नहीं देखा तो अगर क्वेश्चन को टफ बनाना चाह रहा है, पैटर्न को चेंज करना चाह रहा है, तो ये ऐसी क्वेश्चन बनेगा ना। इटली अगर बोल देता ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ, सब नहीं मार देते। ठीक, अब ये पूछा तो ये टफ कैटेगरी में आ गया ना, तो आप कैसे छोड़ सकते हो इसको? ये तो BPSC के द्वारा ही पूछा हुआ सवाल है ना। ये कब? अगस्त में 2024 में हुआ है ना। तो क्या वो 17 नवंबर को ये ऐसे सवाल नहीं पूछ सकता कि रायसीना डायलॉग में ये 6 थीमेटिक पिलर्स पे क्या ये पिलर्स थे उसके? जैसे टेक फॉर इंडिया, पीस विद प्लैनेट, वॉर एंड पीस, डीकोलोनाइजिंग, मल्टीलेटरलिज्म, पोस्ट 2030 एजेंडा एंड डिफेंडिंग डेमोक्रेसी, क्या ये पिलर्स थे? हम ऐसे ही कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, हम देख के पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम सब कुछ एनालिसिस करते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग जा रहा है वीडियोस में। बट आप मेरे पे भरोसा कर सकते हो, आप इसके साथ जा सकते हो करंट अफेयर्स के लिए। अब आता है दूसरा टॉपिक है ग्लोबल पल्स कॉन्फ्रेंस। क्या है? ग्लोबल पल्स कॉन्फ्रेंस। ये कहां ऑर्गेनाइज हुआ है भैया? ये ऑर्गेनाइज हुआ है न्यू दिल्ली में। कहां ऑर्गेनाइज हुआ है? न्यू दिल्ली में। आप एक पल्स के बारे में तो आप जानते हो ना कि इंडिया पल्स के लिए बहुत ज्यादा प्रोडक्शन के लिए अपना जितना भी हाथ पैर मारना है वो मार रहा है। तो इंडिया का प्रोडक्शन क्या है ना पल्स में, आप देख लो। इंडिया जो है ना लास्ट जो डिकेट है ना, लास्ट 10 साल है ना, 60% उसका इंक्रीज हुआ है पल्स में। ठीक है, और इंडिया जो है ना, एक याद रखना, इंडिया जो है ना वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है, प्लस इंपोर्टर भी है। बताओ, पल्स का प्रोड्यूसर भी है ये सबसे लार्जेस्ट, कंज्यूमर भी है, ये इंपोर्टर भी है। मतलब इतना ज्यादा पल्स का यूज होता है इंडिया में खाने में कि वो प्रोड्यूस भी सबसे ज्यादा कर रहा है, कंज्यूम भी सबसे ज्यादा कर रहा है, फिर उसको इतना कम पड़ जा रहा है तो फिर बाहर से इंपोर्ट भी करना पड़ रहा है। एक्सपोर्ट नहीं, इंपोर्ट भी करना पड़ रहा है। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट है किसमें? पल्स प्रोडक्शन में। ये याद रखना आप। और ये भी याद रखना कि इंडिया जो है ना, पल्स का जितना प्रोडक्शन होता है ना पूरे वर्ल्ड में, उसका 25% ग्लोबल प्रोडक्शन का 25% होल्ड करता है। कितना? 25%। आप ये याद रखो। और इंडिया का एक चीज आप याद रखना, इंडिया ने टारगेट, क्योंकि इंपोर्ट कर रहा है तो सेल्फ सफिशिएंट तो है नहीं, तो सेल्फ सफिशिएंसी का इंडिया ने टारगेट कब रखा है पल्स में? 2027। याद रखना, ये पूछ लेगा कि पल्स का टारगेट कब है इंडिया का सेल्फ सफिशिएंसी का। पल्स का टारगेट है 2027। अब हम इसमें क्या क्या देखेंगे? ग्लोबल पल्स कॉन्फ्रेंस हमने देख लिया, ये कहां ऑर्गेनाइज हुआ? न्यू दिल्ली में। हम 60% जो है हमने ग्रोथ देखा लास्ट डिकेड में, जिसमें इंडिया जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है, इंपोर्टर भी है। और वर्ल्ड का 25% प्रोडक्शन ऑफ पल्स इंडिया करता है। जितना ग्लोबल प्रोडक्शन होता है उसका 25%। और इंडिया क्योंकि इंपोर्ट कर रहा है तो वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, तो इंडिया अपना टारगेट सेट किया है कि 2027 तक इंडिया पल्स में सेल्फ सफिशिएंसी अचीव कर लेगा। ये याद रखिएगा। अब एक चीज याद रखिए कि ये कॉन्फ्रेंस कराता कौन है? ग्लोबल पल्स कॉन्फेडरेशन एंड इंडियन स्टार्च इंस्टीट्यूट। कौन कराता है? ग्लोबल पल्स कॉन्फेडरेशन और इंडियन स्टार्च इंडस्ट्री। ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में, UAE में। कहाँ पे है? दुबई, UAE। ग्लोबल पल्स कॉन्फेडरेशन और
इंटरनेशनल स्टार इंस्टीट्यूट, ये क्या कराता है? इसका इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई यूए में। क्या इसने क्या कराया? ग्लोबल पल्स कॉन्फ्रेंस और इंटरनेशनल स्टार इंस्टीट्यूट, इसने ग्लोबल पल्स कॉन्फ्रेंस 2024 कराया न्यू दिल्ली में। इंडिया इसका वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और इंपोर्टर भी है। इंडिया अपना पल्स सेल्फ सफिशिएंसी को अचीव करने के लिए टारगेट रखा है 2027, ये याद रखना भैया। बहुत हो गया, लेट्स स्टार्ट न्यू टॉपिक, दैट इज डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। ठीक है, ये डॉल्फिन रिसर्च सेंटर से पहले आप गंगा डॉल्फिन के बारे में डाल दो, ठीक है, तब ज़्यादा आपको बेटर समझ में आएगा, राइट। ये आपको तो पता ना, ये इंडिया का एक्वेटिक एनिमल है। पहला क्या है? इंडिया का एक्वेटिक एनिमल है। क्या है? इंडिया का एक्वेटिक एनिमल। इसमें इसके नंबर है ना 3000 के आसपास इंडिया में पाए जाते हैं, जो कि 50%, इसका भी 50% जो है ना वो सिर्फ बिहार में पाया जाता है। अब याद रखना, अभी बताऊंगा इसके बारे में। इंडिया में कितने पाए जाते हैं? अप्रॉक्स 33,000 डॉल्फिन पाए जाते हैं इंडिया में, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद 2010 में इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसको एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया था 2010 में, एक्वेटिक एनिमल, ठीक है। कब किया था? 2010 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक्वेटिक एनिमल कब किया था इसको डिक्लेयर? 2010 में। और एक चीज आप याद रखना, 2022 में नेशनल डॉल्फिन डे सेलिब्रेट करने को हमने मतलब डिक्लेयर किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया कि हम 2022 को डिक्लेयर किया कि हम 5 अक्टूबर को हमेशा आज के बाद नेशनल डॉल्फिन डे मनाएंगे। अब सुनो, नेशनल डॉल्फिन इंडिया का एक्वेटिक एनिमल कब बना? 2010 में। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसको डिक्लेयर किया। अब तक हमारे पास अप्रॉक्स 3000 डॉल्फिन है, इसका 50% बिहार में ही है सिर्फ। और 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे मनाया जाएगा। और डॉल्फिन जो है ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। कौन से कैटेगरी में आता है? IUCN का जो स्टेटस होता है ना, IUCN का जो इंडेंजर, क्रिटिकली वनरेबल, एक्सटिंक्ट, नॉट एक्सटिंक्ट, ऐसे जितने भी कैटेगरी होते हैं उसमें इंडेंजर कैटेगरी में आता है। कौन सा कैटेगरी में आता है? इंडेंजर्ड। और ये याद रखना, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, जैसे आपने प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ा, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब है? याद रखना 2019। कब डिक्लेयर किया? 2019। अब पूरा समझ में आ गया आपको डॉल्फिन के बारे में। अब न्यूज पढ़ते हैं। इससे ज्यादा डॉल्फिन अगर आया पेपर में, ये छपा और आपने गलत किया तो भैया हम कुछ नहीं कर सकते। अब डॉल्फिन का अब न्यूज सुन लो। न्यूज में क्यों है डॉल्फिन इसलिए न्यूज है क्योंकि इंडिया का फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां बना है? डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां बना है? पटना में। कहां बना है? पटना में। ये जो है ना डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ये सिर्फ एशिया का ओनली डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है। एशिया में एकमात्र डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है जो कि पटना में है, जो कि कुछ दिन पहले बना है गंगा नदी के किनारे, पटना यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, कहां बना है? पटना यूनिवर्सिटी के अंदर, गंगा नदी के किनारे, गंगा रिसर्च डॉल्फिन सेंटर इंडिया ने बनाया है पटना में। एशिया का वन ऑफ द ओनली डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है, वन ऑफ द नहीं, ओनली डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है। ठीक है, याद हो गया इतना कुछ। अब हम व्यू करते हैं डॉल्फिन रिसर्च सेंटर के नाम आपने सब देख ही लिया। गंगा डॉल्फिन को मैंने बता दिया आपको, उसका 2010 में उसको रिकॉग्नाइज किया गया। 3000 हमारे पास डॉल्फिन है, जो कि 50% उसका बिहार में है। 2019 में प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया गया। उसके बाद 2022 में नेशनल डॉल्फिन डे मनाने का सोचा। कब? 5 अक्टूबर। याद रखना भैया, इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा। अब दूसरे करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ये कौन निकालता है भैया? ये निकालता है, इसका पहला एडिशन जान लो, 12th एडिशन है। ये निकालता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। कौन निकालता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इंडिया का रैंक क्या है भैया? इंडिया का रैंक है भैया 42। कितना रैंक है? 42। कितने में? 55 कंट्रीज में। 55 कंट्रीज में इंडिया का क्या रैंक है? 42। कौन निकालता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। कौन सा एडिशन है? 12। तो फर्स्ट भी कोई किया होगा। टॉप कंट्रीज कौन कौन है? पहला कंट्रीज है आपका यूएसए, दूसरा कंट्रीज कौन है? यूके, तीसरा कंट्री कौन है? फ्रांस। ये याद रखना भैया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपको पता है ना किस लिए दिया जाता है? कि आप पेटेंट बनाया, कॉपीराइट बनाया, ऐसे कुछ भी बनाया आपने जो आपका लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क हो, जिसपे आपका खुद का अधिकार हो, वो लॉ जो है जो खुद का अधिकार देता है, उसमें कौन सा कंट्री कितना स्ट्रांग है, उसके लिए निकलता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। जो कौन निकालता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो कि 12th एडिशन है। इंडिया कितना रैंक है इसमें? 42nd। टॉप कंट्री कौन है? यूएसए, यूके एंड फ्रांस। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं गगनयान मिशन, जो कि सबसे ज्यादा चर्चित मिशन है। इस पे तो फिक्स क्वेश्चन बनना तय है। तो अभी रिसेंटली से जानने से पहले हम पहले इसका बैकग्राउंड जानते हैं पहले, कि ये बोथ मैन्ड और अनमैन्ड मिशन है भैया। मैन्ड प्लस अनमैन्ड मिशन है। ठीक है, इसमें 3 लोगों को स्पेस में भेजा जाएगा 400 किलोमीटर ऊपर,
मतलब अर्थ सरफेस से ऊपर 400 किलोमीटर लियो के आसपास, वहाँ भेजा जाएगा। कितने दिन के लिए? 3 डेज के लिए। याद रखना 343, 3 स्पेस एस्ट्रोनॉट्स को 400 किलोमीटर के लिए 3 दिन के लिए कहाँ भेजा जाएगा? स्पेस में भेजा जाएगा। ये इंडिया का फर्स्ट मैन मिशन है, याद रखना, फर्स्ट मैन मिशन है, ये याद रखना, ठीक है। इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है भैया? प्रोजेक्ट कॉस्ट है 9,023 करोड़, याद रखना, अप्रोक्सीमेटली 10,000 करोड़ हो गया। और इसको भेजने के लिए कौन सा सैटेलाइट का यूज किया जाएगा? LVM-3 रॉकेट, याद रखना, LVM-3 पहला। ये गगनयान मिशन क्या है? ये बोथ अनमैन और मैन मिशन है। फर्स्ट मैन मिशन है ये, जो भेजा जाएगा, यूज दोनों के लिए किया जाएगा। पहला फेज अनमैन्ड होगा, दूसरा फेज मैन्ड होगा, बट ये फर्स्ट मैन मिशन है, जिसमें क्या होगा? 3 एस्ट्रोनॉट को 400 किलोमीटर 3 दिन के लिए ऊपर भेजा जाएगा स्पेस में, वो रह के आएंगे। और इंडिया का फर्स्ट स्पेस मिशन है। और ये कितने बजट में बना है? 9,023 करोड़ रुपए में। और इसमें रॉकेट कौन सा यूज होगा? LVM-3 रॉकेट। और LVM-3 Mark 4 किसमें यूज हुआ था? चंद्रयान 3 में। याद रखना ये चीज को अच्छे से आप, ठीक है। लेट्स व्हाई इट इज इन न्यूज। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया 4 एस्ट्रोनॉट्स का नाम, जो उसमें 3 जो है वो सेलेक्ट होंगे और वो स्पेस में जाएंगे। वो 4 एस्ट्रोनॉट्स कौन हैं? वो 4 एस्ट्रोनॉट्स कौन हैं भैया? ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। एक है प्रशांत बालकृष्ण नायर, ठीक है। दूसरा है आपका अंगद प्रताप। कौन है? अंगद प्रताप। तीसरा कौन है? अजीत कृष्णन। कौन है? अजीत कृष्णन। चौथा शुभांशु शुक्ला। प्रशांत बालकृष्ण नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन एंड शुभांशु शुक्ला। याद रखना ये चीज। ये 4 एस्ट्रोनॉट जिसका नाम पीएम मोदी ने अभी अनवील किया, जो कि इन चारों में 3 जो है स्पेस में जाएंगे। कितने? 400 किलोमीटर ऊपर। कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए जाएंगे। ये पहला इंडिया का मैन्ड मिशन होगा, गगनयान। ये अप्रोक्सीमेटली 2025 में लॉन्च होगा ये मिशन। याद रखना कौन है? प्रशांत बालकृष्ण नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन, शुभांशु शुक्ला। ये एग्जाम में चमकेगा, देख लेना। अब हम आते हैं, ये है आपका ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक रिपोर्ट। ये भैया कौन है ना, ये याद रखना आप। ये निकालता रिपोर्ट कौन है? ये निकालता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम प्लस ISWA। ये दोनों मिलकर निकालते हैं ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक रिपोर्ट। ये कहाँ निकलेगा भैया? ये 6th एडिशन जो हुआ ना नैरोबी में, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली का 6th, वहाँ पे ये इसका नैरोबी मतलब केनिया में इसका जो 6th एडिशन हुआ, उसमें UNEP प्लस ISWA ने निकाला ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक रिपोर्ट। इसमें क्या होगा? इसमें इसका थोड़ा सा आप इनसाइट देख लो। इसका इनसाइट क्या है ना, कि अर्बन वेस्ट है ना, जो अर्बन सॉलिड वेस्ट होता है ना, अर्बन से जनरेट होता है, अर्बन सॉलिड वेस्ट जो होता है उसका इंक्रीज होगा 2.3 बिलियन से लेकर 3.8 बिलियन इंक्रीज होगा इसका बाय ईयर 2050। बहुत ज़्यादा भैया। ये कितना इंक्रीज होगा अर्बन सॉलिड वेस्ट का? सिर्फ अर्बन सॉलिड वेस्ट का 2.3 बिलियन से लेकर 3.8 बिलियन जाएगा। मतलब कि इसका इंक्रीजमेंट होगा 20 साल के में इसका इंक्रीमेंट होगा 1.5 बिलियन। आप समझो 1.5 बिलियन कितना होता है। इतना सॉलिड वेस्ट जनरेट होगा, वो भी अर्बन। आप ये समझ रहे हो कितना? सिर्फ अर्बन। और आप एक चीज याद रखना, आपको ये चीज याद रखना, आपको जब वेस्ट मैनेजमेंट का आया तो कुछ इनिशिएटिव आपको याद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का? जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कुछ इनिशिएटिव याद है आपको? स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत अभियान या मिशन, कुछ भी कहो। वेस्ट टू वेल्थ स्कीम, याद करो भैया। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन कौन टॉप में था? याद करो, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था मैंने आपको। सूरत प्लस इंदौर, याद करो भैया, याद करो, रिवीजन करो। जितनी बार रिवाइज करोगे उतना आपको कनेक्शन ऐसे ही बैठेगा। जितनी बार आप रिवाइज करोगे ना तभी कनेक्शन बैठेगा, कुछ ऐसे नहीं चमक जाएगा। याद रखो, ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट इंडेक्स किसने निकाला? UNEP प्लस ISWA ने। कहाँ निकाला? 6th एडिशन हुआ UNEP का। कहाँ पे? नैरोबी केनिया में, जहाँ पे इन्होंने इनसाइट दिया। मतलब क्या इनसाइट है इस रिपोर्ट का? कि अर्बन वेस्ट सॉलिड वेस्ट जो है वो 2.3 बिलियन से 3.8 बिलियन हो जाएगा बाय ईयर 2050। और कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव ने भी हमने देख लिया, वेस्ट टू वेल्थ, और भी होंगे, बट कुछ मुझे जो याद आया मैंने आपको बता दिया। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट, स्वच्छ भारत मिशन, वेस्ट टू वेल्थ स्कीम, ये सारा कुछ वेस्ट मैनेजमेंट के रिपोर्ट, वेस्ट मैनेजमेंट को देखते हुए ही ये सारा स्कीम चलाया गया है। लेट्स मूव टू मिशन एस्पेडाइस। मिशन एस्पेडाइस क्या है ना, मिशन एस्पेडाइस जो है ना, एक मिनट यार पेन क्यों नहीं काम कर। मिशन एस्पेडाइस क्या है? यूरोपियन यूनियन का मिशन है, ठीक है ना। क्या है ना कि ये एक नेवल मिशन है, याद रखो। पहली बात तो नेवल मिशन है,
यूरोपियन यूनियन का है, नेवल मिशन है। ये क्या है ना कि जो आपने वो मैप ऐसे समझो, ये आपका अफ्रीका हो गया, ये आपका वो हो गया, और अरब हो गया, अरब कंट्रीज़ हो गए, ये आपका अफ्रीका हो गया, ये आपका अफ्रीका। तो ये जो है ना, ये रेड सी का जो एरिया है, रेड सी का जो एरिया है, यहाँ पे ना यमन है, ठीक है, यमन है, जो कि हौती रिबल्स यहाँ रहते हैं, जो कि बैक्ड हैं ईरान के द्वारा, जो कि अटैक कर रहे हैं कौन से शिप्स को, जो रेड सी से पास करते हुए जा रहे हैं ना, यहाँ से गल्फ ऑफ एडन से जो पास होते हुए जा रहे हैं, उनको अटैक कर रहे हैं। तो जिसके कारण जो है ना ग्लोबल सप्लाई में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रहा है। मैंने एक मिशन भी पढ़ाया था मारियाना लोनस शिप के बारे में, आपको पढ़ाया होगा सेकंड या थर्ड लेक्चर ऑफ जनवरी में, जहाँ पे किसको अटैक किया जा रहा है, उसको कौन मतलब किसका वो शिप था जो कि इजराइल से जो भी बिजनेस कर रहे थे उसको अटैक कर रहा था, ताकि वो मतलब अपना वो दिखा रहा था, एंगर दिखा रहा था इजराइल के खिलाफ, क्योंकि वो पैलेस्टीन पे अटैक कर रहे थे। ये चीज आपने वहां से देखा ही था। तो ये जितने भी शिप आ रहे हैं उसको अटैक कर रहे थे, जिसका ना ग्लोबल सप्लाई चेन में बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ट्रेड यहाँ से शिफ्ट होता है, ऑलमोस्ट 40 to 45% यहाँ से ट्रेड जाता है। तो जिसके कारण ग्लोबल सप्लाई चेन बिगड़ रहा है। इसलिए उसको देखते हुए यूरोपियन यूनियन ने एक नेवल मिशन निकाला इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए, जिसका नाम है मिशन एस्पेडाइस। याद रखो क्या नाम है, मिशन एस्पेडाइस। नेवल मिशन है, किसका है, यूरोपियन यूनियन। पूछ लेगा भैया मिशन एस्पेडाइस किससे रिलेटेड है, यूरोपियन यूनियन से। कौन सा मिशन है, नेवल मिशन है, याद रखो, इतना काफी है। अब आता है भैया रोडामाइन 5। ये क्या है ना भैया, ये एक टॉक्सिक केमिकल है, याद रखो, ये एक टॉक्सिक केमिकल है, टॉक्सिक केमिकल है, प्लस वाटर सोल्यूबल भी है, प्लस वाटर सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल है, जो डाइंग में यूज होता है, डाइंग जो होता है ना, डाइंग में यूज होता है। ये टॉक्सिक केमिकल है, वाटर सोल्यूबल है, जो डाइंग में यूज होता है, कपड़े में डाइंग करते हैं ना, उसमें यूज होता है। इसमें ना इसका प्रेजेंस कहाँ पाया गया है, कॉटन कैंडी में, जो हम लोग भी बचपन में खाएंगे कॉटन कैंडी, उसमें पाया गया है। तो ये कॉटन कैंडी में पाया है, तो ये हार्म हुआ ना, मतलब बच्चों के लिए हार्म हुआ, लोगों के लिए हार्म हुआ, क्योंकि हाईली टॉक्सिक है ये। तो जिसके कारण इसको अभी रिसेंटली क्या किया है, तमिलनाडु ने इसको बैन कर दिया है। क्या कर दिया है, बैन, क्योंकि रोडामाइन बी एक टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंसेस है विच इज वाटर सोल्यूबल, विच इज यूज्ड इन डाइंग एंड अवेलेबल इन कॉटन कैंडी। सो इट इज बैन्ड बाय विच गवर्नमेंट, दैट इज तमिलनाडु गवर्नमेंट। एंड बिफोर तमिलनाडु गवर्नमेंट इट वाज बैन्ड बाय पुडुचेरी गवर्नमेंट। किसने बैन किया था, पुडुचेरी गवर्नमेंट। याद रखो भैया, याद रखो, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या बैन किया, रोडामाइन 5। कौन सा टॉक्सिक केमिकल से वाटर सोल्यूबल है, डाइंग के लिए यूज होता है, कॉटन कैंडी में, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बैन किया। उससे पहले किसने बैन किया, पुडुचेरी ने, रोडामाइन बी। ये याद रखना, ठीक है। लेट्स कम्स टू निसार मिशन। कौन सा मिशन, निसार, नाम से ही पता चल रहा होगा, निसार, नासा प्लस इसरो, किस, नासा प्लस इसरो। ये कौन सा मिशन है, ये लॉन्च होगा 2024 के एंड में। इसका अब ये समझो ऐसे, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, ये इसका फुल फॉर्म है, ये याद रखना। ये मतलब ये मॉनिटर करेगा ना नेचुरल प्रोसेस और अर्थ इकोसिस्टम को, कि ये कैसे मतलब क्या क्या हो रहा है, कि अर्थ ऑब्जर्वेशन का काम करेगा। जैसे कि मतलब इसका मतलब इंपॉर्टेंस क्या क्या है, आप इसको याद रखो। इसका इंपॉर्टेंस है, एक तो आपका इंपॉर्टेंस होगा अर्थ ऑब्जर्वेशन में, कि अर्थ में ऑब्जर्व किया जाएगा कि क्या क्या चल रहा है, उसका इकोसिस्टम मॉनिटर किया जाएगा, कि कहाँ पे किस तरह का गैस पाया जा रहा है, डस्ट पाया जा रहा है, मतलब जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो काम करता है ना, उसका ये काम करेगा। प्लस साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट में भी हेल्प करेगा, एग्रीकल्चर में भी हेल्प करेगा, और क्लाइमेट इकोसिस्टम में भी हेल्प करेगा। निसार, इतना याद रखो, निसार मिशन 2024 का मिशन है। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार इसका नाम है, और ये 2024 में लॉन्च होगा। इंपॉर्टेंस इसका है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, डिजास्टर मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर, प्लस क्लाइमेट चेंज और मेनी चेंजेस। ये किसके लिए है, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, अर्थ को एपर्चर रडार का यूज किया जाएगा, ठीक है। किसका मिशन है, नासा प्लस इसरो का, 2024 में लॉन्च होगा, राइट। चलो भैया, अब आता है वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये क्या है ना, ये 23rd एडिशन है, पहला याद रखो आप, कौन सा एडिशन है, 23rd। ये एनुअल इवेंट है, इसको ऑर्गेनाइज कराता है टेहरी। कौन ऑर्गेनाइज कराता है, टेहरी। इसका फुल फॉर्म क्या है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। कौन सा, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ये ऑर्गेनाइज कराता है वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका इनॉग्रेट किसने किया था, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसने किया था, जगदीप धनखड़ जी ने, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसका इनॉग्रेशन किया था। जो कौन ऑर्गेनाइज कराता है, टेरी, द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट। एनुअल समिट है, किसके बारे में बात करेगा, आपको पता ही होगा किसके बारे में बात करेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए कि मतलब पूरा इन्वायरमेंट सस्टेनेबली डेवलप हो, लोगों को मतलब प्रोग्रेस भी हो, हेल्थ मतलब डेवलपमेंट भी हो, और इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना पहुंचे। उसके बेसिस पे जितना डेवलपमेंट वर्क आपको करना है आप करो। तो इसको किसने ऑर्गेनाइज किया था, 23rd एडिशन। अब इसका कुछ थीम भी होगा, तो थीम क्या है भैया, इसका थीम याद रखो, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, इससे जितने भी टॉपिक होते हैं ना, ये थोड़ा वनरेबल हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब इंपॉर्टेंस हाई रिस्क जोन में जाते हैं, क्योंकि पूछने के चांसेस ज्यादा हैं। पूछ लेगा वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब हुआ था, कौन सा एडिशन था,
उसका क्या मतलब कौन ऑर्गेनाइज कराता है, न्यू नाम होगा, टेरी कोई जानता है मतलब कोई सुना नहीं होगा, तो उसको लगेगा अरे यार ये क्या पूछ लिया, मतलब थोड़ा वो कहीं और मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कोई ऑर्गेनाइजेशन यूएनईपी दे देगा तो वो टिक मार देगा, बट ये न्यू है इसलिए याद रखना टेरी, बट एडी पुराना है, 23 साल पुराना है, 23rd एडिशन है, बट अब याद रखना टेरी द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट किसने किया था, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। इसका थीम क्या है, लीडरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लीडरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट जस्टिस एंड चेंज। क्या है, लीडरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट जस्टिस, ये याद रखना आप। लेट्स स्टार्ट विथ न्यू टॉपिक दैट इज यंग साइंटिस्ट। एक मिनट भैया रब कर लूँ ताकि और क्लियरली पढ़ा सकूँ आपको। यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, ये क्या है ना, ये इसरो का प्रोग्राम है। तो क्या है ना कि ये स्कूल चिल्ड्रन जो होते हैं ना, याद रखना क्लास 9 के बच्चे एलिजिबल है इसमें, क्लास 9 के बच्चे एलिजिबल है। जो स्कूल के बच्चे होते हैं ना उनको मतलब जो जैसे कि इसरो जो काम करता है, स्पेस मिशन जो हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में, एप्लीकेशन उसका साइंटिफिक कैसे इवॉल्व हो रहा है, क्या क्या उसका टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रहा है, इन सब चीज़ों में उनका इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, स्पेस सेक्टर में उनका इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, ताकि वो इसमें आगे आए और रिसर्च के फील्ड में आगे पार्ट ले, ताकि हम लोग और ग्लोबली एडवांस हो सकें। उसमें अभी से एक आग लगाने के लिए, एक चिंगारी लगाने के लिए ये प्रोग्राम इसरो ने कंडक्ट कराया है, जिसमें कुछ बच्चों को लिया जाता है, स्कूल के बच्चों को, उसको एक एप्लीकेशन प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है 2 वीक्स का, उसको वहाँ लेके जाया जाता है, कुछ चीज़ प्रैक्टिकल कराया जाता है, कुछ चीज़ थ्योरी कराया जाता है। एक तो उनका टूर ट्रिप भी हो जाता है एजुकेशनल ट्रिप के नाम पे, और वो कुछ नया देख के आते हैं तो वो दिमाग में बच्चों के चलता रहता है, तो वो प्रोसेस करते हैं और वो चीज़ उनको और मोटिवेट करता है और वो डायरेक्शन देता है कि कैरियर अपॉर्चुनिटीज बहुत जगह हैं, ताकि वो आगे जाकर इन सब चीज़ों को भी ऑप्ट कर सके। कौन सा मिशन है, यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम मिशन, किसका है, इसरो का। क्लास 11th के बच्चों के, क्लास 9 के बच्चों के लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये इसका मेरे ख्याल से ये 2.0 वर्जन है, पहले भी एक वर्जन आ चुका है, ये 2. ताकि बच्चे स्टेम फील्ड में, और स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इन सब फील्ड में और बढ़ के आए और रिसर्च कैरियर को अपनाए। याद रखना ये चीज़, ठीक है भैया। लेट्स कम्स टू न्यू टॉपिक दैट इज स्टेटस ऑन लियोपार्ड। अब पहले इसको जानने से पहले आप ये जान लो, इसको कराया किसने है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ये 2022 रिपोर्ट का नाम है, 2022 इंडिया 2020 साइंटिफिक स्टेटस ऑन लियोपार्ड रिपोर्ट। याद रखना। अब देखो पहले क्या ना 2018 में हुआ था, इससे पहले 2018 में कितने लियोपार्ड थे ना, ये थे 12,852। अब जो है 2022 में बढ़ के कितने हो गए, ये हो गए 13,874। कितने लियोपार्ड, स्टेटस ऑन लियोपार्ड किसने कराया, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट में क्या पता चला हमें कि 2018 में हमारे पास लियोपार्ड जो थे वो कितने थे, 12,852, और 2022 में ये कितने हो गए, 4 साल बाद हुआ ये सर्वे कितने हो गए, 13,874 हमारे पास क्या हो गए, स्नो लियोपार्ड हो गए, मतलब लियोपार्ड हो गए हमारे पास, स्नो नहीं लियोपार्ड हो गए हमारे पास, राइट। अब कुछ और इनसाइट देखते हैं इसके बारे में। ये है, ये हाईएस्ट कहाँ पाया जाता है भैया, ये हाईएस्ट पाया जाता है रिपोर्ट के हिसाब से मध्य प्रदेश में। ये सब चीज़ ज़्यादा मध्य प्रदेश में क्यों पाया जाता है, मतलब ये जितना भी है क्योंकि ज़्यादा जंगल वंगल है और ज़्यादा वहाँ पे क्लाइमेटिक एडेप्टेबिलिटी ज़्यादा है इनके लिए, इसलिए वहाँ पाया जाता है। मध्य प्रदेश में कितने पाए गए, 3907 हाईएस्ट है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। और स्टेट लेवल वाइज अगर आप देखोगे टॉप 3 स्टेट में, तो पहला मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटका। कितना, कर्नाटका। याद रखो स्टेटस ऑन लियोपार्ड रिपोर्ट क्या कहलाता है, कौन देता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। उसमें 2018 में कितने हमारे पास लियोपार्ड थे, 12,852। 2022 में कितने हो गए, 18,874। ये इंक्रीमेंट हुआ, जिसमें हाईएस्ट कहां पे है हमारे पास, एमपी में। एमपी में कितने हैं, 3907। टॉप कौन से स्टेट है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ये याद रखना। अब पूछ लेगा कि ये तो चलो सब बच्चे पढ़ते हैं, अब पूछ लेगा कि टाइगर रिजर्व, कौन ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसमें सबसे ज्यादा लियोपार्ड पाया गया, हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ है, ये है भैया, याद रखना, नाग अर्जुना सागर श्रीशैलम। ये देखना कहाँ पे, ये आंध्र प्रदेश में है, याद रखना। नागा अर्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। यहाँ सबसे ज्यादा क्या पाया गया, टाइगर का पॉपुलेशन पाया गया, ये लियोपार्ड का पॉपुलेशन पाया गया। किस रिजर्व में पाया गया, नागा अर्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है। याद हो गया, कंप्लीट। लेट्स मूव टू न्यू टॉपिक दैट इज इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस।
ये अभी फिलहाल ना कुछ दिन पहले ही यूनियन कैबिनेट ने इसको पास किया है। 150 करोड़ रुपए क्या दिया है, बजट दिया है इसको स्टेब्लिश करने के लिए 2027-28 तक, इसको मतलब 5 साल के लिए दिया है फॉर 5 ईयर्स। मतलब इतना इसका इन डेट है, आज 2024 से लेकर के इतना तक इसका इन डेट है, 5 साल के लिए दिया है कि आप डेवलप करो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर क्या होगा, HQ होगा इंडिया। कौन होगा, इंडिया। तो आपको ये पता होगा कि ये मतलब मल्टी एजेंसी कोलिजन है, मल्टी कंट्री के बीच है। तो ये कितने मतलब है, बिग कैट कितने हैं, बिग कैट कर रहे हैं, बिग कैट 7 है, याद रखना कितने हैं, 7। अब 7 का नाम नोट कर लो, पूछ सकता है आपसे। एक है टाइगर, एक है लायन, एक है लियोपर्ड, अभी हमने जो देखा उसके स्टेटस रिपोर्ट इंडिया में, एक है स्नो लियोपर्ड, इसके बारे में भी आपको पता है, लद्दाख का स्टेट एनिमल है। और कौन से कंट्री ने किया था इसको स्टेट एनिमल बनाया था, याद करो अच्छे से, जाकर रिवाइज करो। पूमा जो आप देखते हो ना, पूमा का सिंबल, वो भी बिग कैट है भैया। जगुआर प्लस आप सोच रहे हो ये गाड़ी का नाम, ये ब्रांड का नाम कहाँ से, भैया ये नाम है एक चीता। कौन है, टाइगर, लायन, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड, प्यूमा, जगुआर एंड चीता। ये क्या है, 7 बिग कैट हैं जो जिसके लिए क्या बन रहा है, एक अलायंस बन रहा है जिसका नाम है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, इंडिया में होगा। जैसे ISA का है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गुरुग्राम में, उसी तरह एक बन रहा है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में होगा। इंडिया ने इसको 150 करोड़ दिया 5 साल में, 5 साल के लिए इसको डेवलप करने के लिए। ये कितने टाइगर्स के लिए है, 7 टाइगर्स के लिए। ये कब लॉन्च किया गया, 50th एनिवर्सरी ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर के 50th एनिवर्सरी पे लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर का बता दो आप कब से, 1973, एलिफेंट का 1992, याद है। और डॉल्फिन का कब पढ़ा हमने, 2019, 1973 टाइगर, 1992 डॉल्फिन एंड 2019 इज द प्रोजेक्ट एलिफेंट, सॉरी प्रोजेक्ट डॉल्फिन। याद आ गया। लेट्स, हमने क्या क्या कर लिया वर्ल्ड में, हमने क्या क्या कर लिया देख लें। हमने रायसीना डायलॉग कर लिया, हमने ग्लोबल पल्स कॉन्फ्रेंस, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडेक्स 42nd रैंक, कौन सा रैंक, 42nd, डॉल्फिन पटना, एशिया का पहला 42nd, गगनयान मिशन 4 एस्ट्रोनॉट, ग्लोबल कितने लोग, 3 लोगों को भेजा जाएगा 400 किलोमीटर, याद करो भैया। और 3 दिन के लिए ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक रिपोर्ट कौन निकालता है, ये निकालता है UNEP प्लस ISWA, ठीक है। मिशन एस्पेडाइस कौन, यूरोपियन यूनियन का मिशन है। रोडामाइन कॉटन कैंडी के लिए किसने बैन किया, तमिलनाडु ने बैन किया। उससे पहले किसने किया था, पुडुचेरी ने बैन किया था। फिर निसार मिशन, नासा प्लस इसरो का मिशन है। वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसने ऑर्गेनाइज कराया, तेरी ने, सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। किसने इनॉग्रेट किया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। यंग साइंटिस्ट अवार्ड किसका है, इसरो का है। किसके लिए, क्लास 9th के बच्चों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है ताकि वो रिसर्च को फील्ड लें। स्टेटस ऑफ लियोपार्ड कौन निकालता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। उसके बाद इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस हेडक्वार्टर कहाँ होगा इसका, इंडिया में। 7 बिग कैट के लिए कब निकाला गया, 50th एनिवर्सरी ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च हुआ था। 50 साल हो गया प्रोजेक्ट टाइगर का, इसलिए उसके अवसर पे ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को भारत सरकार ने बनाने का सोचा, जैसे ISA के स्तर पे। लेट्स मूव टू बिहार करंट अफेयर्स। अब जो है अमिताभ यस, ये कौन है भैया, ये अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं ADG लॉ एंड ऑर्डर, कहाँ के, यूपी के। कहाँ के, यूपी में। तो आप सोचोगे कि भैया ये यूपी के अपॉइंट हुए हैं तो आप बिहार में क्यों पढ़ा रहे हो, भैया इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये जो है ना, एक मिनट भैया, एक मिनट, सॉरी, ये जो है ये भोजपुर से हैं। कहाँ से हैं, भोजपुर से, इसलिए पढ़ा रहे हैं। क्योंकि पूछ सकता है ना आपसे कि अमिताभ शाह रिसेंटली ADG बने हैं लॉ एंड ऑर्डर यूपी के, वो कहाँ से हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, पूछ देगा आपसे। औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, भोजपुर। अगर आपको पता नहीं होगा कि भोजपुर से, तो आप कैसे मार दोगे भोजपुर से। इसलिए पर्सनैलिटी, इंपॉर्टेंट पर्सन है इस न्यूज में, रिसेंटली न्यूज में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप देख लो, ADG लॉ एंड ऑर्डर यूपी के कहाँ के हैं, भोजपुर के, याद रखना। अब आता है सदन सम्मान बुक। ये क्या है ना, ये जो है ना, जितना भी स्पीसीज था ना, लेट केदार पांडे जो थे ना, उनके जितने भी स्पीसीज हैं, जितने भी स्पीच हैं और उनके जो राइटिंग्स हैं जितने भी, उनको कंपाइल किया गया है। उसका बुक का नाम है, जिसको इनॉग्रेट कराया गया किसके द्वारा, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी के द्वारा, जिसका बुक का नाम क्या है, सदन सम्मान बुक, याद रखना। अब आता है सिमरिया धाम। ये क्या है ना भैया, ये पहली बात तो कहाँ पे है ये जान लो, ये है बेगूसराय में। कहाँ पे है, बेगूसराय में। जैसे आप हरिद्वार गए होगा ना, हरिद्वार गए हो, हरिद्वार में हर की पौड़ी है, हर की पौड़ी के स्तर पे इसको डेवलप किया जाएगा, हर की पौड़ी के स्तर पे इसको डेवलप किया जाएगा। किसको, सिमरिया धाम। कहाँ का, बेगूसराय का, याद रखना, पूछ देगा। सिमरिया धाम इज रिसेंटली इन न्यूज, इट इज लोकेटेड एट विच प्लेस, इट इज लोकेटेड एट बेगूसराय। किसके स्तर पे डेवलप किया जाएगा, हरिद्वार का, हर की पौड़ी के स्तर पे डेवलप किया जाएगा। अब आया, एक मिनट ड्रॉप कर लूं।
अब आया 67 नेशनल स्कूल गेम्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। ये कंपटीशन कहाँ हुआ? ये कंपटीशन हुआ पाटलिपुत्रा कॉम्प्लेक्स में। पाटलिपुत्रा कॉम्प्लेक्स कंकरबाग है ना, वहाँ पे है ये कंकरबाग में है ये, कंकरबाग बिहार में है, पटना में कंकरबाग में है ये। पाटलिपुत्रा कॉम्प्लेक्स में ऑर्गेनाइज हुआ, जिसमें टॉप किसने किया? महाराष्ट्र ने किसमें टॉप किया? बॉयज़ प्लस गर्ल्स दोनों कैटेगरी में। किसमें? बॉयज़ और गर्ल्स के कैटेगरी थे। 67 नेशनल स्कूल गेम्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, पाटलिपुत्रा कॉम्प्लेक्स में, जिसमें महाराष्ट्र ने टॉप किया बोथ कैटेगरी में, बॉयज़ एंड गर्ल्स कैटेगरी में। इतना याद रखो काफ़ी है, इससे ज़्यादा बिहार से इतना कुछ खास नहीं, क्योंकि इसमें कुछ कंसेप्ट है ही नहीं। क्या मैं पढ़ाऊँ? कंसेप्ट नहीं है। मैं इसलिए 5-7 करंट अफेयर्स हर महीने का लेके आता हूँ, ताकि आपको क्लिक कर जाए और वहाँ पे आप इतना तो आपको याद रहे, बेयर मिनिमम आप याद रखना, इतना तो याद रहे, कुछ नहीं तो इतना तो याद रख के जाओ कम से कम, जो हमने पढ़ाया है, क्योंकि हम खुद वही पढ़ा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ रिपीटेड आ चुका है, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है और इंपॉर्टेंट है, उसी को देखते हैं, इसलिए हमारे वीडियोस में टाइम लग जा रहे हैं। बट हम कंप्लीट कर देंगे आपको सितंबर लास्ट, या ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक, राइट। बिहार का डेस्टिनेशन एक्सपो बिहार कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है? ये भैया गांधी मैदान में ऑर्गेनाइज किया गया। कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? गांधी मैदान में ऑर्गेनाइज किया गया, नीतीश कुमार के द्वारा, ठीक है। इसमें क्या होगा ना, बिहार डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो, कि बिहार कैसे इंडस्ट्री डेवलप करे, सबको अट्रैक्ट करे, इंडस्ट्री कैसे हो, उसका एक्सपो लगाया जाएगा, एग्जीबिशन लगाया जाएगा कि बिहार में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या है। तो इसको लगाता कौन? इसको ऑर्गेनाइज करता है बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन प्लस कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, रियल एस्टेट डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। याद रखना, इसको याद ना भी रखो तो कोई दिक्कत ना, अब याद रखना कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? पटना में, गांधी मैदान में, ये याद रखना। अब आता है संगीत नाट्य अकेडमी अवार्ड। अब ये इंपॉर्टेंट याद रखना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 आर्टिस्ट जो है ना बिहार के हैं जिसको ये अवार्ड मिला है। ये 5 कौन है भैया? ये देख लो, ठीक है। 5 हैं आपके। पहला है आपका भरत शर्मा व्यास, ठीक है। दूसरा है प्रेम लता मिश्रा। कौन है? प्रेम लता मिश्रा। तीसरा नीतू कुमारी नूतन, राइट। तीसरा है सीताराम सिंह। चौथा है आसिफ अली हैदर। कौन कौन है भैया? एक है आपके भारत शर्मा व्यास, प्रेमलता मिश्रा, नीतू कुमारी नूतन, सीताराम सिंह और असफ अली हैदर। इनको क्या मिला है? साहित्य नाटक एकेडमी अवार्ड। किसके द्वारा दिया जाता है? संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड के द्वारा दिया जाता है, नेशनल साहित्य नाटक एकेडमी अवार्ड। ये याद रखना, बिहार के 5 आर्टिस्ट को मिले, जिनके नाम है भरत शर्मा व्यास, प्रेमलता मिश्रा, नीतू कुमारी नूतन, सीताराम सिंह, आसिफ अली हैदर। याद रखना ये चीज को। एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट बट द लास्ट फॉर दिस इज ग्लूकोडाइन। ये क्या है ना, ग्लूकोनाइट क्या है? ग्लूकोनाइट है, ये पाया गया भैया रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पाया गया है? रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। क्योंकि कोई चीज़ नया पाया जाता है बिहार में तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पाया गया। आपको रोहतास से कुछ याद आ रहा होगा? राइस सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? यहीं पे होता है। तो एग्रीकल्चर भी सबसे ज़्यादा यहीं पे होता होगा। तो ये किससे रिलेटेड है ना? ग्लूकोनाइट किससे रिलेटेड है? पोटाशियम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? पोटाशियम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? पोटाशियम से रिलेटेड है। और ये फर्टिलाइजर्स में यूज किया जा सकता है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी जो है ना, सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? ग्लूकोनाइट जो है ये रोहतास में पाया गया है, जिसमें पोटाशियम से रिलेटेड है ये। इसका अगर यूज किया जाए फर्टिलाइजर्स में तो जिससे सॉइल की फर्टिलिटी जो है गिरेगी नहीं, वो बढ़ेगी। याद रखना, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने देख लिया क्या क्या? हमने देख लिया अमिताभ घोष भोजपुर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यूपी, सदन सम्मान बुक लेट केदार पांडे जी का स्पीच को एक जगह किया गया, उसको इनॉग्रेट किसने किया? सीएम नीतीश कुमार ने। समरिया धाम कहाँ का? बेगूसराय का। 16th नेशनल स्कूल गेम्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, इसमें किस कौन टॉप आया? महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ? पटना में। डेस्टिनेशन एक्सपो कहाँ हुआ? गांधी मैदान में। संगीत नाटक एकेडमी 5 को मिला। कौन कौन है वो 5? याद है कि नहीं आपको? वो है भारत शर्मा व्यास, प्रेमलता मिश्रा, नीतू कुमारी नूतन, सीताराम सिंह एंड आसिफ अली हैदर, राइट। फिर लास्ट में आता है ग्लूकोनाइट। रोहतास कहा है? ये पोटाशियम के लिए रोहतास में पाया गया है। पोटाशियम इसमें कंटेंट पाया जाता है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी घटेगी नहीं, बढ़ेगी। याद रखना। इस तरह हम लोग सारा करंट अफेयर्स डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह जैसे हमने कहा था जनवरी का हमने कर दिया, फरवरी का भी 2 पार्ट में करंट आ चुका। पार्ट वन आज, पार्ट 2 आज रिलीज हो जाएगा। पार्ट 1 पार्ट 2, इसी तरह पार्ट 3 आएगा। ये कंसेप्ट प्लस फैक्ट हो चुका। अब पार्ट 3 में आप देखोगे कंप्लीट फैक्ट्स। क्या देखोगे? कंप्लीट फैक्ट्स।
अभी मैं फिर इसको हम जनवरी से लेकर सितंबर तक करेंगे, याद रखना जनवरी से सितंबर तक का एनालाइजर जीएस ये कराएगा। और एनालाइजर जीएस और भी इनिशिएटिव लेके आया है, जैसे कि आपको इकोनॉमिक्स जो न्यू टॉपिक है, इकोनॉमिक्स जो न्यू टॉपिक है, प्लस साइंस टेक जो न्यू टॉपिक है, जो इवॉल्विंग है। बीपीएससी अब कोई नॉर्मल चीज नहीं पूछ रहा है, इवॉल्विंग हो रहा है, तो नया पैटर्न जो चेंज कर रहा है। अभी लोग पुरानी चीज पढ़ रहे हैं, अपडेट नहीं, लोगों के पास मटेरियल नहीं, कितना पढ़े, यूपीएससी लेवल का पढ़े, बीपीएससी लेवल का पढ़े, लेवल क्या हो सकता है उसको देखते हुए बीपीएससी लेवल से थोड़ा ऊपर, यूपीएससी लेवल से थोड़ा नीचे, इन लेवलों को मैच करते हुए हमने ये कोर्स डिजाइन किया है, जिसको इकोनॉमिक, ये कंप्लीट फ्री रहेगा यूट्यूब पे, पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाएगा। मतलब इसको देखते हुए, ये नहीं कि आप रेपो रेट पढ़ा रहे हो तो रिवर्स रेपो रेट, मल्टीप्लायर, क्या मतलब जितना भी है, अब बहुत ज्यादा मत जाओ, इतना जाओ कि वो कवर हो जाए, वो सिलेबस कवर हो जाए, पीवाईक्यू को देखते हुए कवर हो जाए, और आपको मतलब ज्यादा लेक्चर में ना हो। ये सारा कुछ देखते हुए हमारा जीएस एनालाइजर जीएस ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो कि फ्री सीरीज रहेगा, इकोनॉमी का भी और साइंस टेक का भी, और धीरे धीरे पीवाईक्यू का भी आएगा। और आपको बिहार स्पेशल का तो पता ही है, वो चल रहा है। बिहार स्पेशल में हमने पॉलिटी कंप्लीट कर लिया है, एनसीएंट का पार्ट 1 कर चुके हैं हम, पार्ट 2 आ जाएगा, पार्ट 2 रिसेंटली 1-2 दिन में आ जाएगा। फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री पे आएंगे, फिर हम ज्योग्राफी पे आएंगे, फिर कुछ मिसलिनियस करेंगे, जिसमें हम मेडिवल हिस्ट्री को भी ऐड करेंगे, सेंसस, टूरिज्म, ये जितने भी पार्ट हैं, या आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, खंगा आर्ट किसका है, किससे रिलेटेड, जैनिज्म से, बुद्धिज्म से, ये सारा कुछ हम वहां पे देखेंगे। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। यूपीएससी वाला, ये वाला हमारा डेडिकेटेड यूपीएससी चैनल है, ये वाला बीपीएससी चैनल है, एनालाइजर सिविल सर्विसेज, इसको भी लाइक सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यार हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के पीछे, तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, ताकि हम लोगों को भी और मोटिवेशन मिले। आप लोग शेयर करो ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ताकि उनको भी कोई फायदा हो जाए। यार फ्री का, पैसे तो लग नहीं रहे, फ्री का लेक्चर है, आप देख लेंगे वो जाते जाते, क्या पता वो एग्जाम में क्लिक कर जाए, क्योंकि हम तो बड़ी मेहनत से बना रहे हैं, हम तो गारंटी दे रहे हैं कि हम पीवाईक्यू को देखते हुए बना रहे हैं, इसलिए पीवाईक्यू टू एफवाईक्यू सीरीज का नाम रखा है, ऐसे तो रख दिया पीवाईक्यू टू एफवाईक्यू। तो हम मेहनत कर रहे हैं, तो क्या पता उनको फायदा हो जाए। तो आप शेयर करो इसको जितने ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और आपको पता ही है 17 नवंबर आपका डेट है, और अब मैं फिर से आपको वही चीज रिपीट कर रहा हूं बार बार, कि आपको करंट पे फोकस करना है, बट इतना कि ना कि स्टैटिक छूट जाए, क्योंकि स्टैटिक इज द की टू सिलेक्शन। ये याद रखना मंत्रा, स्टैटिक ही आपका नैया पार कराएगा। करंट सिर्फ एज दे सकता है आपको, करंट नैया नहीं पार करा सकता है। तो इसलिए करंट के पीछे मत भागो। करंट 17 से लेकर के 22 के बीच अगर आपने सवाल कर लिया तो आपने एवरेज से ऊपर कर लिया। इससे ज्यादा का टारगेट करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ लड्डू मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह आप हमारे साथ बने हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड सपोर्ट, एंड डू लाइक्स एंड सब्सक्राइब।